मैं ही बिश्नोई समाज की पहली डॉक्टर हूँ यूएई में और मैं ही फर्स्ट गोल्डन वीज़ा होल्डर हूँ यूएई में। लेकिन दुबई आने का किसको दोगे? दुबई आने का श्रेय मेरे हस्बैंड को है। बट हमारी शादी में ये था कि मुझे मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया, इस लायक बनाया, तो हम लोगों को दहेज, ऐसा परिवार चाहिए जिनको दहेज ना ले, दहेज की डिमांड नहीं। दोस्तों, मैं अबू धाबी के अंदर हूँ और एनआरआई जितने भी लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का सफ़र जानने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार वो एक गांव ढाणी में शिक्षा अर्जित करके और यूएई जड़े बड़े कंट्री के अंदर आके अपना किसी ने बिजनेस स्थापित किया, किसी ने यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। तो इसी प्रकार एक प्रतिभा है हमारे बीच में, भारती जी बिश्नोई। प्रणाम जी। नमस्कार जी। भारती जी, आपकी जो है पुराना जहाँ से आप शिक्षा अर्जित की, वो किस गांव से आप बिलोंग करते हैं? आप फैमिली परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भारती है। मेरे पिताजी का नाम पृथ्वीराज पटवारी है। हम मूलतः गांव चिंदड़ से बिलोंग करते हैं, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और मेरी स्टार्टिंग की शुरुआती शिक्षा गांव के प्राथमिक स्कूल में हुई है। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और हमने शहर में स्टार्ट किया स्टडी। स्टार्टिंग की मेरी स्टडी जो है वो हिंदी माध्यम से हुई है, 8वीं तक की पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट ज़्यादा था और मुझे इंग्लिश में आगे कुछ करना था, और साइंस भी मुझे इंग्लिश में ही समझ में आती थी, हिंदी में इतना समझ नहीं आता था। तो इसके लिए मैंने कहा मुझे इंग्लिश मीडियम चाहिए। तो फिर 9th में मैंने इंग्लिश मीडियम लिया और 9th की स्टडी में मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। और फिर उससे मैंने तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और स्कूल में भी सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बायोलॉजी में, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स थे हालांकि, बट मुझे साइंस की तरफ ज़्यादा जाना था। तो मार्क्स पूरे आने की वजह से मैंने तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और फिर उसके लिए फिर मैंने 11th 12th में बायोलॉजी लिया और उसके पश्चात मैंने आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और उसके लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए और उसके एग्ज़ाम्स में कुछ खास मिला नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला कि मुझे 1 साल का गैप चाहिए। तो घर वालों ने बोला गैप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप आगे की स्टडी कर सकते हैं, हम आपको करवाएंगे जो भी आपको स्टडी करनी है। तो मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो घर वालों ने बोला कि हाँ ठीक है, आप बन सकते हैं डॉक्टर। और फिर घर वालों ने काफ़ी खोजबीन के बाद कॉलेज तय किया मेरे लिए। कॉलेज मेरा था गाज़ियाबाद में, संतोष मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश में। वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट होने के कारण मैंने स्टार्टिंग के 1 साल में काफ़ी स्ट्रगल किया और लोगों ने भी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। इस वजह फिर मैंने तय किया कि लोगों को जो बोलना है बोलने देना है। और फिर मैंने अपने आप को सुधारा और उसमें भी मैंने जो डिपार्टमेंट था पैथोलॉजी में, उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। और जो लड़की मुझे बोलती थी कि आपको बोलने का वो नहीं है इसमें, तो मैंने उसको दिखाया, उससे मेरे अच्छे मार्क्स आए। उसके पश्चात स्टडी ऑल ओवर मेरी स्टडी बहुत अच्छी रही। और इसी बीच में स्टार्टिंग में मुझे नहीं मालूम था कि घर परिवार के मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव क्या बोलते हैं, बट बाद में पता चला कि लोग बोलते हैं कि आपने लड़की पे इतने पैसे लगा दिए, क्योंकि मेरा प्राइवेट कॉलेज था और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें लोगों ने बोला कि आपने लड़की को बाहर भेजा है, अब ये वापस नहीं आएगी, वहीं पे सेटल हो जाएगी, जो भी है वहाँ पे, अब वापस नहीं आएगी है। अच्छा, गाजियाबाद गए तब ये गाजियाबाद होना शुरू हो गया? हाँ, उससे पहले जब एडमिशन करवा रहे थे तभी लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, बट मुझे नहीं मालूम था। बट जैसे जैसे मेरे लास्ट ईयर में या तब तक मुझे पता चलने लगा कि लोगों के घर परिवार के लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, तो गांव जाते थे तो घर वाले बोलते होंगे कि मम्मी पापा के बेटा हमें ये ताने सुनने मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई कदम मत उठा लेना, ये चीजें? नहीं, घर उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, बट मेरी सिस्टर, कजन सिस्टर, उन लोगों ने बताया कि मेरी उनसे बॉन्डिंग अच्छी थी, वो लोग बताते थे। घर परिवार ने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि ऐसा है कि बोल रहा है कोई कुछ। उन्होंने बोला आप स्टडी करो, आपको जो करना है करो, कोई कुछ नहीं है, हम आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, जो भी आपको करना है करो।
फिर स्टडी ख़त्म हुई, जैसे ही स्टडी के बाद मैंने उस स्टडी के दौरान भी मैंने सोचा कि काफ़ी पैसे लग रहे हैं तो मैं पार्ट टाइम कुछ करूं या कुछ ऐसा करूं कि मैं खुद के लिए और कुछ पैसे कमा सकूं। तो बट ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ पार्ट टाइम कर नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा कि स्टडी ही करना है, क्योंकि मुझे स्टडी में ही करके दिखाना है। 5 साल मैंने स्टार्ट किया था 2012 में MBBS और मेरा ख़त्म हुआ 2017 में और 18 में इंटर्नशिप ख़त्म हुआ। जैसे ही इंटर्नशिप ख़त्म हुआ तो मैंने सोच लिया कि मुझे सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी ख़त्म करना है। अच्छा। तो उसके लिए मैं और मेरी फ्रेंड सबसे पहले लखनऊ में था हमारा, लखनऊ मेडिकल काउंसिल गए। उसके लिए भी एक ट्रेजेडी हुई। हम लोगों ने फ्लाइट बुक किया कि जल्दी जाएंगे जल्दी वापस आएंगे। अच्छा, लखनऊ के लिए? या लखनऊ के लिए, बट फ्लाइट का टाइमिंग हम लोगों से मिस हो गया तो हम फ्लाइट से जा नहीं पाए। तो फिर मतलब पहली फ्लाइट जिनकी मिस हो गई, पहली फ्लाइट, वो आज हमेशा फ्लाइट में घूम रहे हैं। आज हमेशा फ्लाइट में घूम रहे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब कैसे जाएंगे। मैंने कहा घर तो मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे जाना तो लखनऊ, अब जाएंगे देखेंगे कैसे जाएंगे। शाम के लगभग 5-6 बजे थे। हमने सोचा कि हम बस से जाएंगे, बट बस उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, रात में बस थी। तो फिर ट्रेन थी उस टाइम 8 या 9 बजे की ट्रेन थी। फिर हमने सोचा कि हम ट्रेन से जाएंगे, बट टिकट वगैरह का कुछ मिला नहीं, तो हमने सोचा बिना टिकट के ही चलते हैं। अच्छा, जनरल पकड़ लिया। फिर हम बिना टिकट के गए ट्रेन में। तो जाते तो थोड़ी टाइम बाद में वो टीटी वगैरह आए, तो हम लोगों ने बोला टिकट तो हमारे पास नहीं है, आपको जो भी है, हम जितने पैसे है, फाइन है, जो भी है आप ले लो। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हो, ऐसे क्या हो। तो हमने बोला हम स्टूडेंट है, डॉक्टर बनने वाले हैं और हम लोग लखनऊ जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो टीटी अच्छा था और एक पुलिस वाला भी था उस ट्रेन में। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको लखनऊ तक पहुंचा देंगे सेफली। तो हम फिर लखनऊ पहुंच गए। सुबह हम पहुंचे लखनऊ, लगभग 500-600 किलोमीटर है गाज़ियाबाद से। तो हम लोग लगभग सुबह के टाइम पहुंचे। फिर हमने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। फिर शाम को हमने फिर से फ़्लाइट बुक की। लकीली हमने वो फ़्लाइट पकड़ ली और हम पहुंच गए। वो था 6 अप्रैल को मेरा रजिस्ट्रेशन 2012 को 2012 को नहीं, 2018 को। अच्छा, 18 को रजिस्ट्रेशन हुआ लखनऊ मेडिकल काउंसिल में। उसके बाद फिर मैंने सोचा रजिस्ट्रेशन हो गया लखनऊ में, बट मुझे यूपी में काम नहीं करना। मुझे था कि मुझे जो अच्छी सिटी है, अच्छी स्टेट है, वहाँ पे काम करना है। उस टाइम पे वो इसका मामला थोड़ा था। तो मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली में ही काम करना है, तो मुझे दिल्ली मेडिकल काउंसिल का चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो फिर उसके लिए मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें भी लगभग कुछ टाइम लगता है, 15-20 दिन लगते हैं। तो फिर उसके बीच में मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए और उस बीच में मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्योंकि मैं जो भी था करके बताना चाहती थी। उससे पहले नहीं कि लोग मुझे कुछ बोले, हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं करके ही बताना चाहती थी। मैंने रजिस्ट्रेशन भी, घर परिवार को भी नहीं पता था कि मैं रजिस्ट्रेशन कराने गई हूँ या जो भी है। मैंने अपने आप रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर मैंने DMC में भी रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बीच में मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो लकीली क्या था कि मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया और फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा हो गया था। और वो गवर्नमेंट कॉलेज था, हिंदूराव मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे 1 साल मैंने जूनियर रेजिडेंसी के रूप में काम किया। और वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या अलग है। या वैसे तो सब हॉस्पिटल्स में सेम ही होता है, बट पेशेंट फ्लो का थोड़ा रहता है कि इस हॉस्पिटल में ज़्यादा है। तो मैंने फिर दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई किया। 1 साल बाद मैंने वहाँ से छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में काम किया 2019 में। 2018, 19 और 2020 में इन 2 हॉस्पिटल्स में काम किया। फिर 2020 में मेरी शादी हो गई। 11 मार्च को हमारी शादी थी। शादी को लेके एक वो होता है कि शादी फिर आपकी अरेंज थी, कितने खुले घूम रहे थे, फिर क्या लोग? हाँ, हमारी ऐसे कोई लव मैरिज वगैरह नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज ही है। तो घर वालों ने जो भी बोला, मैंने कहा हमारी शादी में भी एक अलग ही तरह का ट्विस्ट है जो
आजकल तो वैसे कॉमन है कि दहेज लेते नहीं है लोग या देते नहीं है, ये कॉमन है। बट हमारी शादी में ये था कि मुझे मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया, इस लायक बनाया, तो हम लोगों को दहेज, ऐसा परिवार चाहिए जिनको दहेज ना ले, दहेज की डिमांड नहीं करे। और फिर हमारी शादी की डेट वगैरह तय हो गई और परिवार वालों को भी सबका मुंह बंद हो गया कि ये तो वापस आ गई, जॉब भी लग गई, सब हो गया, और परिवार ने भी ऐसे कुछ नहीं बोला। फिर 2020 में हमारी शादी हुई। शादी में ये था कि इन्होंने भी दहेज नहीं लिया और मेरा भी ये था कि मुझे भी वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, जैसे गोल्ड वगैरह लेके आते हैं शादी में, या तो मैंने बोला मुझे भी नहीं चाहिए कुछ वहाँ से। तो मतलब एक अपने इंडियन रीति रिवाज के साथ मतलब आपने जो है शादी इतनी एजुकेशन के बाद किया। डॉक्टर बनने के बाद में इन्होंने शादी जो है अपने रीति रिवाज जैसी ठाट बाट से आपने की। सब मतलब शादी होने के बाद में आपका विदेश का प्लान बना या पहले ही कुछ प्लानिंग थी कि भाई हमें? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विदेश में जाऊंगी, वहाँ पे मुझे कुछ करना है। मैंने सोचा था मुझे अपने देश में ही रह के देश के लिए ही कुछ करना है। बट टाइम ऐसा, शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो दुबई में काम करते थे, तो उनकी वजह से और जो भी मुझे यहाँ पे आना पड़ा दुबई में। और 2020 में शादी हुई, उसके तुरंत बाद कोविड आ गया। मेरी शादी के 7 दिन बाद में कोविड आ गया था। तो फिर ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे दुबई में आ गए और मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया था इंडिया में ही जॉब ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने मार्च 2020 से लेके अगस्त 2020 तक वहीं पे इंडिया में ही काम किया कोविड के टाइम। तो फिर ऐसा सुनने को नहीं मिला कि वो तो दुबई में बैठा है, ये इधर बैठी है, क्या जिंदगी? नहीं, लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं, और लोगों को पता था कि अब इनकी लाइफ सही चल रही है, और कुछ लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक होता है कि आप शिक्षा के समय आपने मतलब चिकित्सा को ही क्यों चुना? चिकित्सा को मैंने चुना कि मुझे लोगों की हेल्प करनी थी। कि कुछ होते हैं कि अपने वो चिकित्सा के लिए पैसे नहीं जुटा पाते या कुछ नहीं कर पाते, तो मुझे था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। और मुझे अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, शायद इन फ्यूचर मैं इंडिया में जाके कुछ ऐसा निशुल्क शिविर या ऐसा कुछ करूँ जो बुजुर्ग लोगों के लिए हो, वो कर सकूँ। उसके लिए मैंने ये चुनाव किया। मुझे शिक्षा का किया था आपने। मतलब आपका मेडिकल की शिक्षा के लिए मुख्य कदम कहाँ से जो है शुरू हुआ था? मेरा मुख्य कदम 8वीं की परीक्षा के बाद ही शुरू हुआ था। उससे पहले बचपन में पूछते थे लोग क्या करना है, तो बचपन में पता नहीं होता इतना क्या करना है, बट मैं फिर भी बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट फिर उतना नहीं मालूम था कि ये डॉक्टर क्या होता है। फिर 8th की मुझे साइंस में अच्छे मार्क्स आए, लोगों ने भी, टीचर्स ने भी मुझे बोला कि आपको जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे अब डॉक्टर ही बनना है। बिश्नोई बैकग्राउंड फैमिली के लिए डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी मतलब डरावने होते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा? नहीं, मेरी लाइफ में उस टाइम तक प्रैक्टिकल जो पशु पे होता है वो बैन हो चुका था। अच्छा। उस टाइम पशु पे आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ वीडियोस देख सकते हो, वीडियो में आप स्टडी कर सकते हो। मुझे ऐसा कुछ करने को नहीं था। बट ह्यूमन बॉडी पे मैंने किया है, ऐसे जानवरों पे और ऐसा नहीं किया। ह्यूमन बॉडी जो ऐसे कैडेवर होता है, अगर हम बात करें तो बिश्नोई का बेटा बेटी हो तो उसको खून जब बहता दिखता है तो उसको ऐसा लगता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही मैं फुल रेडी थी कि मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ, लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था फर्स्ट क्लास एनाटॉमी में, तो मेरे पास, जो मैं अकेली लड़की थी जो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था, और सबसे पहले मैंने ही वो किया था कैडेवर का। अच्छा, पूछना चाहूँगा मेडिकल शिक्षा की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति के लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह है कि वो स्टार्टिंग से तैयारी करना शुरू करे। हो सके तो 8th से ही स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो 11th 12th में जाके स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 साल में इतना प्रिपरेशन नहीं हो पाता। जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि स्टडी आप 8th क्लास से स्टार्ट कर दे। NCERT पढ़ना शुरू करें, बायोलॉजी पढ़ना शुरू करें, जो भी आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। जैसे आपने बोला कि आपकी शादी हो गई थी, आपके हस्बैंड पहले से UAE में थे और
अब आपके लिए चैलेंज भी था कि यहाँ से इतना छुट्टी वगैरह नहीं मिलना, उस चैलेंज की वजह से आए या फिर आपको लगता था कि मुझे कुछ दिन वहाँ पर भी सेवा देनी चाहिए? क्या क्या वजह रही यूएई आने की? यूएई आने की तो वजह मेरे हस्बैंड ही थे, इसके अलावा ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे वहाँ रहना है, वहाँ मुझे था कि मैं कुछ दिन जाऊँगी फिर वापस आ जाऊँगी, मुझे यहीं पे काम करना है। बट फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने यहाँ के बारे में पढ़ना शुरू किया कि एग्ज़ाम क्या है, डीएचए का एग्ज़ाम, ये सब। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे प्रेरित किया कि आपको ये डीएचए करना चाहिए, और मैंने बोला हाँ मैं सब करूँगी, बट मुझे है कि मुझे सारा मटेरियल चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद मैं सब करूँगी। मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये सब करके मैं नहीं करूँगी, अभी आपको करना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन। फिर उन्होंने पूरी डीएचए के ऊपर सर्च किया और पूरा सब करके मुझे मटेरियल वगैरह, मैंने बोला मुझे ये मटेरियल चाहिए तो मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने स्टडी किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि मैं नहीं कर पाई, नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा डीएचए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे काम जहाँ पे करना आप शुरू किया। जॉब करते हैं वो यहाँ पे हॉस्पिटल, उसमें क्या मतलब आप एज ए प्रोफेशन डॉक्टर के रूप में? मैं हेड ऑफ इन्फेक्शियस कंट्रोल हूँ, और उसके साथ मेरा मेन काम ये है, मैं एस्थेटिक फिजिशियन हूँ, जिसको हिंदी में सौंदर्य त्वचा विज्ञान बोलते हैं। हमारे समाज में इतना इसके बारे में ज्ञान नहीं है, और समाज में क्या हमारे इंडिया में अभी आने लगा है, बट इतना नहीं है इंडिया में भी अभी। उसको एस्थेटिक फिजिशियन बोलते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, लाइक एंटी एजिंग, आपकी त्वचा को निखार, जवान, ये सब। मतलब कम उम्र में बुढ़ापा नहीं दिखेगा। कम उम्र में बुढ़ापा नहीं दिखेगा, हाँ वही। बहुत सुंदर। आपकी एज अब क्या होगी? मेरी एज 31 ईयर हो गई। अच्छा 31 हो गई, मतलब 16 साल की तरह अभी भी दिख रहे हो आप। अपने ऊपर भी खूब ट्राई कर रहे हो। नहीं, इतना अपने ऊपर सिर्फ नेचुरल सब किया है, बट हो सकता है कि आगे जरूर करेंगे। अभी तो जरूरत महसूस नहीं होती। एक चीज़ यहाँ पर आप एज ए डॉक्टर काम कर रहे हो, यहाँ मतलब जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं लोगों के, क्या सिस्टम है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह का, जो यहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल हो या यहाँ पे सब कुछ वैसे इंश्योरेंस बेस पे है। आपके पास इंश्योरेंस होता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, उसके बेसिस पे होता है सब। बट जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें इंश्योरेंस नहीं है, आपको कैश ही है जो वो पे करना पड़ता है। और मेरा डिपार्टमेंट अलग है, मतलब ऑल ओवर डिफरेंट है। अच्छा, आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं? इंश्योरेंस में कवर नहीं है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर ड्यूटी का क्या शेड्यूल होता है? ड्यूटी का वैसे तो यहाँ पे ड्यूटी का शेड्यूल अच्छा है। लाइक मेरी ड्यूटी 11 से 7 होती है, और 2 दिन ऑफ होता है मुझे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। फ्राइडे एंड सैटरडे। जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो यूएई में क्या स्कोप, अगर कोई आने का इच्छुक हो? कोई आने का इच्छुक है तो उसके लिए आपको 2 साल का लाइक रेजिडेंसी होना चाहिए वहाँ पे, कि आपने वहाँ पे इंडिया में 2 साल काम किया है। उसके बाद आप डीएचए का लाइसेंस ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे इंडियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इंडियंस को लोग हाई प्रायोरिटी पे मानते हैं कि अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो इंडियंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, इंडियन लोगों को ये इंडियन तवज्जो देते हैं खूब? हाँ, इंडियन डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं ये लोग। एक बात मैं अगर करूँ तो जैसे आप एज यहाँ डॉक्टर काम कर रहे हो तो किसी को यहाँ व्यवसाय वीज़ा मिलता है, किसी को ट्रैवल वीज़ा मिलता है, आपके पास कौन सा वीज़ा? स्टार्टिंग में तो मेरे पास स्पाउस वीज़ा ही था। उसके बाद जैसे मैंने डीएचए एग्ज़ाम क्लियर किया तो गवर्नमेंट ने मुझे गोल्डन वीज़ा दिया। गोल्डन वीज़ा में ये 10 इयर्स का वीज़ा होता है, और आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप होते हैं ये मतलब चीज़ है। गोल्डन वीज़ा एज ए मतलब नागरिक के रूप में? एज ए नागरिक तो नहीं बोल सकते, 10 ईयर का वीज़ा होता है ये, और सेल्फ स्पॉन्सरशिप होता है। अच्छा, सेल्फ स्पॉन्सरशिप होता है। अगर आप बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी के डॉक्टर? मैं ही, जहाँ तक मुझे पता है, मैं ही बिश्नोई समाज की पहली डॉक्टर हूँ यूएई में। और मैं ही फर्स्ट गोल्डन वीज़ा होल्डर हूँ यूएई में। हाँ। अच्छा, मतलब पहले गोल्डन वीज़ा होल्डर? हाँ, पहला गोल्डन वीज़ा होल्डर। अच्छा।
एक चीज़ हमने देखी थी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी हाँ जी। बिश्नोई समाज की, तब वहाँ पे आप आए थे। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस से समाज को कोई बेनिफिट आप लोग क्या मानते हैं? इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस से हाँ काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जो बाहर रह रहे हैं लोग उनको भी मिलता है, वो अपने समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। और जो इंडिया में रहते हैं उनको भी बाहर घूमने का मौका मिलता है, अपने समाज के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और अपने समाज के को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। मतलब ये ये काफ़ी अच्छी सोच है। जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और कई वजह से पढ़ाई उनकी छूट जाती है, तो ऐसे फैमिलियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ऐसी फैमिलियों को संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को मौका दे और वो मौका ज़रूर दे और उनको ज़रूर पढ़ाई कराएं, और ताकि वो दो परिवार को शिक्षित कर सके, एक अपने इन लॉज को और एक अपने परिवार को। एक लड़की दो परिवार को शिक्षित कर सकती है। जैसे शिक्षा का श्रेय आप फैमिली को दे रहे हो, लेकिन दुबई आने का किसको दोगे? दुबई आने का श्रेय मेरे हस्बैंड को है। जब पहला जॉब आपने दुबई ज्वाइन किया या अबू धाबी? सबसे पहले जॉब जो मेरी थी वो दुबई में थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड को यहाँ पे अबू धाबी में अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने बोला कि मुझे अबू धाबी में ऐसे ऑफ़र मिल रहा है तो मुझे वहाँ करना चाहिए। मैंने कहा हाँ ज़रूर करना चाहिए। बोलते आपकी जॉब तो यहाँ पे, आपके पास DHA का लाइसेंस है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास जो भी लाइसेंस है कोई बात नहीं, मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं यहाँ से अप डाउन करूँगी जो भी होगा। तो मैंने 3-4 महीने तक अप डाउन किया, फिर मैंने स्टडी किया लाइसेंस के बारे में। DHA को मैंने चेंज करवाया DOH लाइसेंस में, जो अबू धाबी का लाइसेंस है, और लकीली मुझे वो लाइसेंस भी जल्दी ही मिल गया। लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे विदिन 1 मंथ मिल गया था, और जॉब भी मुझे लाइसेंस मिलने से पहले ही जॉब मिल गई थी। अच्छा हाँ। अच्छा। तो अब टोटल कितने गोल्डन वीजा होल्डर बिश्नोई होंगे यहाँ पे? मुझे लगता है कि 3 है या 2 है, कोई आइडिया नहीं है। एक तो वेजी बिश्नोई है शायद, और एक और भी कोई है, मुझे इतना आइडिया नहीं अच्छा, है। आप लोग यहाँ पर कोई इवेंट भी करते हो जब एक कम्युनिटी के या राजस्थान के इकट्ठे होके कोई फंक्शन? हम लोग मंथली या 6 मंथली सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपना फैमिली के जैसे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, एक बहुत अच्छे एकजुट होके रहते हैं। हाँ, कभी कभी हवन वगैरह भी करते हैं। अच्छा, हाँ मतलब वो राजस्थान वाली फीलिंग जो है पूरी यहाँ पे लेते हो? हाँ, राजस्थान वाली फीलिंग, हरियाणा वाली फीलिंग, पंजाब वाली फीलिंग, सब फीलिंग मतलब लेते इंडिया वाली हैं। फीलिंग हम इंडिया वाली फीलिंग लेते हैं। अच्छा। महसूस नहीं होता कि हम बाहर की कंट्री में रह रहे हैं। जब अपने लोगों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है, और लगता है कि हम वहीं रह रहे हैं इंडिया में। अच्छा अच्छा। अब पति पत्नी में दोनों में भारी कौन पड़ रहा है जॉब के अंदर? भारी मतलब सैलरी ज़्यादा कौन ले रहा है, आप ले रहे हो या आपके हस्बैंड? दोनों की बराबरी है। बराबर तो हो नहीं सकते। दोनों की ठीक है, अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो ये चाहे कोइन बिल्डिंग हो, ये एक पॉश एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी बजट में ये बात करूँ अपार्टमेंट मिलता है। हाँ जी। तो सैलरी कितने डिजिट में है? ये तो हमें कंपनी से मिला है, मेरे हस्बैंड की कंपनी से मिला है। अच्छा, ये कंपनी घर से मिला। कंपनी से मिला है। हाँ, अच्छा। सैलरी डिजिट है। अच्छा है। हाँ। तो दोस्तों ये भारती जी थे। आप जो दुबई आने वाले कोई लोग हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए मूल मंत्र क्या देना चाहोगे? यूएई, सॉरी दुबई के, क्योंकि दुबई का नाम जो है सबसे ज़्यादा था, लेकिन यूएई में जो लोग कोई आने का इच्छुक है उसके लिए आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र है कि यहाँ आना है और यहाँ टिक के रहना है, तो आपको किस प्रकार अपने आप को डालना पड़ेगा? आपको किस कल्चर में, मतलब किस रूल रेगुलेशन में ढालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सेटल हो पाओगे? आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है और रूल एंड कल्चर आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन होना है, तब आप यहाँ पे रह सकते हैं और अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। ये तो दोस्तों ये थे भारती बिश्नोई, जो यहाँ पर एज ए डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन परिचय बताया, और इनके हस्बैंड हैं सुधीर जी, जो पंजाब से हैं मूल रूप से। हम उनसे भी आप लोगों के बीच में इंटरव्यू लाएंगे, लेकिन आपको इनकी ये जो जीवन का सफ़र है वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, न्यून प्रणाम।